ये पर्टिकुलर न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है जो कोविड वेरिएंट है, जो न्यू कोविड वेरिएंट आ रहे हैं, तो उनको लेके क्या फिर से वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है या जो वैक्सीनेशन है, नया वैक्सीनेशन डेवलप करने की ज़रूरत है या नहीं है। प्लस जैसे जो जब भी जैसे वैक्सीन लगती है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, कौन-कौन सी सेल जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उसमें जैसे टी सेल और बी सेल्स होती है, तो इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ की इसमें डिस्कस किया गया है। ये वैसे 2-4 दिन पहले का आर्टिकल है। इसके साथ में ही कल द हिंदू में एक और आर्टिकल आया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो कैसे स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कर रहा है टू इवेड टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स बेसिकली आपस में लिंक्ड है, तो इसीलिए मैंने सोचा इनको मैं साथ में ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बताती हूँ कि एग्जिस्टिंग वैक्सीन वर्सेज न्यू कोविड वेरिएंट, अगर इनकी बात की जाए तो इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्टली जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी अप्रोच को लेके क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, 2022 में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या रहता है, इसके प्रिंसिपल क्या है बेसिक, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें टू प्रोन्ड अप्रोच रहती है। टू प्रोन्ड अप्रोच यानी सबसे पहले तो जैसे बी सेल्स है, ये भी वाइट ब्लड सेल्स है और टी सेल भी वाइट ब्लड सेल्स है, पर इन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। जो बी सेल्स होती है, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बी सेल्स का काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना होता है, एंड दिस एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय वायरस। एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैक करती है, जैसे जब बी सेल ने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर लिया, तो ये एंटीबॉडीज डायरेक्टली किस पे अटैक करती है, जो भी वायरस होते हैं उन पे डायरेक्ट अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, पर इसके लिए क्या होना जरूरी है, एंटीबॉडीज इफेक्टिव, जो ये एंटीबॉडीज होती है, ये वायरस अटैक कर रहा है उससे पहले भी, मतलब जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वेरिएंट है ना, कोविड वायरस है, तो ये कोविड जब ये अटैक करेगा किसी होस्ट सेल पे, होस्ट सेल यानी जैसे ह्यूमन बींग्स की होस्ट सेल होगी, तो इसमें पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तभी। और ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बी सेल। ठीक है, अब टी सेल में क्या होता है, ये बेसिकली जब ये जो बॉडी उसको पेट्रोल करता है, मतलब बॉडी को पूरा देखता रहता है, और जैसे किसी वायरस ने अटैक किया तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। अब इसका क्या रहता है, मतलब टी सेल क्या होता है, नॉर्मली इट डू नॉट स्टॉप इन्फेक्शन, पर जैसे वायरस ऑलरेडी एंटर कर जाता है तो ये उसको सर्च करता है, फाइंड करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये टी सेल का फंक्शन है। तो ये इससे बी सेल से कैसे डिफरेंट है, बी सेल में एंटीबॉडी जो होती है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और टी सेल में क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन को ये कम करने के लिए क्या करता है, पहले जो उसकी पेट्रोलिंग करता है बॉडी की। ठीक है, और उसके बाद में ये स्पेसिफिक जो एंटीजन है ना, स्पेसिफिक जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उनको सर्च करता है और फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज, इन चीजों से क्या होता है, स्पेशलाइज मेमोरी सेल्स बनती है बॉडी में। ठीक है, ये कैसे होती है, जब हमारे वैक्सीनेशन किया जाता है तो जो एंटीजन्स रहते हैं वैक्सीनेशन में बहुत ही कम क्वांटिटी में रहते हैं, ये वैक्सीनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोविड-19 जो जैसे कोविड के टाइम पे हमें वैक्सीनेशन दी गई थी, तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीजन इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो उन एंटीजन को एनालाइज करके जो टी सेल्स है और जो बी सेल्स है, बी सेल स्पेसिफिक न्यू एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और टी सेल जो है वो जो ये वैक्सीनेशन के बाद में क्या कहते हैं कि अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता है तो क्या होता है, एंटीबॉडी उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन होगा तो जो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन इंट्रोड्यूस होंगे, तो उन्हें खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज है वो कौन बनाएगी, बी सेल्स। तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी का एक्सेसिव प्रोडक्शन करेगी, पर जैसे जैसे ये जैसे फ्रेशली मेड है, पर जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 महीने हो गए, ठीक है, तो उसके बाद में जो एंटीबॉडी है उनका लेवल नेचुरली डिक्रीज होने लगता है, इट स्टार्ट टू ड्रॉप। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है उसमें बहुत सारी अलग अलग जो एंटीजन है उनको रोकने के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होगी, तो उन एंटीबॉडीज का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लड विल एक्ट एज, मतलब ब्लड जो है वो बहुत थिक हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, टाइम के साथ में ये एंटीबॉडीज है ये कम होने लगती है। ठीक है, पर जो टी सेल्स है उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसा नहीं रहता, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 3-4 महीने या आपकी वैक्सीनेशन को बहुत टाइम भी हो गया है, पर उसमें क्या होगा, तो बी सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है वो तो डिक्रीज होने लगेगी, पर टी सेल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वायरस क्या है, वो एक बुक के समान है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो जब म्यूटेशन होगा तो उस बुक के कुछ चैप्टर्स चेंज हो रहे हैं, जैसे भी एनसीईआरटी में नहीं हो रहे चेंज अपने चैप्टर्स, या कुछ हटाए नहीं जा रहे, वैसे म्यूटेशन होता है वायरस में भी, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ चैप्टर्स हट रहे हैं या चेंज हो रहे हैं। तो एंटीबॉडी क्या है, वो पूरा चैप्टर है,
तो अगर कोई चैप्टर हटेगा तो वो एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट करके खत्म नहीं कर पाएगी। पर टी सेल्स क्या है, वो एक स्पेसिफिक सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर चैप्टर भी हट रहा है तो या उसका कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है तो उसका जो सेंटेंस है वो चेंज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। इसलिए टी सेल्स जो है, अगर एक मतलब जैसे बी सेल अगर अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है तो टी सेल तो जरूर डिटेक्ट करके उस वायरस को खत्म कर देगी, इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। क्योंकि टी सेल एपिटोप ऑफ शॉर्ट लेंथ, तो म्यूटेशन जो वायरस क्रिएट करता है वो बहुत टू फ्यू टू चेंज ऑल द एपिटोप्स ऑन इट, मतलब जो टी सेल है उनको चेंज करे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए टी सेल क्या होता है, वो अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और वैक्सीनेटेड पीपल आर लेस लाइकली टू डाई, इसी वजह से जो वैक्सीनेटेड जो भी जिनको वैक्सीन लगी होती है उनके मतलब जो डेथ की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो टी मेमोरी सेल्स है वो 2 साल से ज्यादा टाइम तक भी एक्टिव रहती है, ठीक है, और उसके बियॉन्ड भी रह सकती है। अभी उसमें और भी रिसर्च चल रहा है। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसको अगर फुल डोज वैक्सीनेशन का लगा है तो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सेल्स जो टी सेल और बी सेल से ग्रांटेड है, तो उससे क्या होगा कि जो नई वैक्सीन है वो बनाने की मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी सेल है वो तो काफी टाइम तक रहती है एक्टिव। पर इसमें एक और फिनोमिना भी होता है जो कल वाले आर्टिकल में आया था। वो क्या होता है कि जो एंटीजेंस होते हैं उनपे MHC1 मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 एक्सप्रेशन होता है। वो किस पे होता है, होस्ट सेल पे। होस्ट सेल यानी जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो उनकी सेल पे ये MHC1 मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं को ही जो टी सेल है वो डिटेक्ट करती है। टी सेल किसको डिटेक्ट करती है, अगर किसी भी एंटीजन पे ये MHC1 मॉलिक्यूल इनको डिटेक्ट करती है जो किलर टी सेल होती है, ठीक है, और फिर वो डिस्ट्रॉय करती है। व्हाइल टी सेल लुक फॉर एंटीजेंस इनसाइड MHC1 मैच स्पेसिफिक थिंग, फिर उसमें क्या स्पेसिफिक थिंग मैच करती है और फिर उसको खत्म कर देती है जो भी वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो। पर अगर जो MHC1 सेल है उसमें नॉर्मली क्या हो रहा है आजकल, जो वायरस है स्पेशली जैसे कोविड वायरस है SARS-CoV-2, ये जो वायरस है ये बेसिकली क्या करते हैं, या कोई दूसरे वायरस है वो इसके जो MHC1 के जो एक्सप्रेशन है उसको कम कर देते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, जो टी सेल है वो जो डिटेक्ट करती है ना MHC1 को, वो डिटेक्ट इजीली नहीं कर पाती है। तो उससे क्या होता है, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं जो CD8 टी सेल्स है वो उसको इन्वेड नहीं कर पाती है, मतलब वो उसके इन्वेजन को बच जाता है। तो उससे क्या होता है कि इसका जो रिजर्वॉयर है वो बढ़ता जाता है, किसका, जो हमारा क्या कहते हैं कि जो वायरस है वो जो होस्ट सेल है उसमें उसका रिजर्वॉयर बढ़ता जाता है। तो ये ना हो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, ऐसे परसिस्टेंट रिजर्वॉयर ना बढ़ने उसके लिए एंटीवायरल और एंटीबॉडी की थेरेपी टाइम टू टाइम देना जरूरी है। और इसी वजह से जो बूस्टर डोज जैसे जो लगता है ना, उनका यही रीजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो MHC1 जैसे एक्सप्रेशन है वो कितने इनहिबिट होंगे और उससे कितना जो रिकॉग्निशन है, जो टी सेल जो रिकॉग्नाइज करती है ना, उनके रिकॉग्निशन में कितना ज्यादा अफेक्ट होगा या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अभी उस पर क्या हो रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो अभी इतना नोन नहीं है। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि टी सेल्स है वो काफी इफेक्टिव होती है, तो वो एक्सपोज कर देती है, मतलब वो क्या करती है, वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर लेती है 2 साल तक, मतलब 2 इयर्स तक भी अगर उसका रहता है, मतलब उनकी मेमोरी इतनी रहती है टी मेमोरी सेल्स कि वो प्रोटेक्ट कर सकती है। पर स्पेसिफिक केसेस में जैसे MHC1 जो अगर मॉलिक्यूल है अगर वो इनहिबिट हो जाते हैं तो हमें एंटीवायरल या एंटीबॉडी जो थेरेपी है वो देने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ये चीज भी आपको पता चल चुकी होगी। फिर ये 2022 का UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से मुझे बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। अब ये भी एक छोटी सी न्यूज है, ये बेसिकली वायरसेस इन DNA। ये क्या है कि ये बेसिकली बात इसमें ये बताया गया है कि कुछ जैसे वायरसेस होते हैं वो तो जनरली जो हमारी बॉडी है उनके लिए नुकसान करते हैं, पर कुछ वायरस होते हैं वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। कैसे बेनिफिशियल होते हैं कि ये जो बेकार वायरस होते हैं या जो इन्फेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को या हमें बीमार करते हैं, उन इन्फेक्टेड वायरसेस को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ वायरस, ठीक है। और ऐसे वायरस जो बेनिफिशियल होते हैं और इन्फेक्टेड वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको कहते हैं वायरोफाज। जैसे बैक्टीरियोफाज के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ टाइम पहले न्यूज में था। तो वैसे ही बैक्टीरियोफाज में क्या होता है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड जो बेकार बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियोफाज। वैसे वायरोफाज क्या होते हैं, जो वायरस
इन्फेक्टेड वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब दूसरे वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो कहलाते हैं वायरोफाज। तो ये एक टर्म था बेसिकली, तो इसीलिए मैंने सोचा कई बार जैसे प्रीलिम्स में ऐसे एक टर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका क्या मीनिंग है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको मैं ये भी बता देती हूँ। इसमें और क्या चीज़ थी कि जो ये वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डीएनए जो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसमें छुप जाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में 10% ऑफ माइक्रोबियल डीएनए कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये जो माइक्रोबियल डीएनए है मतलब उनमें 10% तक जो ये वायरसेस है वो छुपे हुए रहते हैं। तो हिडन डीएनए में अलाउ रेप्लिकेशन ऑफ कंप्लीट एंड फंक्शनल वायरस इन होस्ट सेल। और ये जो हिडन जो जैसे डीएनए में जैसे जो वायरसेस होते हैं ना, ये पूरे इसमें रेप्लिकेट भी हो सकते हैं, पर ये इतना नुकसान नहीं करते हैं। डू नॉट अपीयर टू हार्म होस्ट, सम इवन प्रोटेक्ट देम, कुछ इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मतलब सारे जो वायरस होते हैं वो हार्म नहीं करते हैं होस्ट सेल को, कुछ उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय अदर हार्मफुल वायरसेस, उनको ही क्या कहते हैं हम, वायरोफाज, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब ये बेसिकली जो न्यूज है ये निसार सैटेलाइट से रिलेटेड है। निसार क्या है, नासा और इसरो का बेसिकली ये स्पेस मिशन है निसार। तो इसके बारे में क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको बताऊंगी। ये कब लॉन्च हुआ था, जैसे 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके साथ में इसके क्या फायदे होंगे, इंडिया ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, और कैसे ये इसने अभी जैसे जो सैटेलाइट है ये हिमालय के सेस्मिक जोन को मैप करता है, तो उससे कैसे हमें अर्ली कोई अगर डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसमें कैसे हमें फायदा होगा, साथ में दूसरे कौन कौन से एरियाज है जिसमें इंडिया को इससे बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें हम समझते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर डेटा कलेक्ट होगा, तो इस सैटेलाइट का इंडिया को काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो निसार जो है इसका फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना, लो अर्थ ऑर्बिट की ऑब्जर्वेटरी है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये बेसिकली इसको डिप्लॉय किया जाएगा निसार को, और ये इंटायर ग्लोब को 12 डेज में मैप कर लेगा निसार सैटेलाइट, ठीक है। इट इज बिल्ट बाय नासा एंड इसरो एज पर द एग्रीमेंट साइंड इन 2014। मतलब ये इसकी कुछ जो बेसिक बैकग्राउंड है ना वो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। इट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाय 2024 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इंडिया में सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। इसका बेसिकली वेट 2800 kg है, और ये एल बैंड और एस बैंड दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रडार सैटेलाइट, मतलब इसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों है। अब एल बैंड है वो तो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है नासा, नासा अपना जीपीएस सिस्टम इसमें देगा, और हाई रिजोल्यूशन सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, इसमें रिकॉर्डर रहेगा जो कि सारी जो 12 डेज में जितना डेटा रिकॉर्ड करेगा ना वो इसमें स्टोर रहेगा, 12 डेज का जो डेटा है। जीपीएस सिस्टम भी है इसका, और पेलोड डेटा सिस्टम भी है। और अब जैसे जो एल बैंड रडार है ना, ये ग्लोबल साइंस ऑपरेशंस के लिए काफी बेनिफिशियल है। अब मैं इसरो की बात करूं तो इसरो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसरो अपना एस बैंड रडार जो है वो इसरो का कंट्रीब्यूशन होगा। उसमें वेवलेंथ जो रहती है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है वो इसमें 8 to 15 सेंटीमीटर है, और फ्रीक्वेंसी 2 to 4 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो ये इजीली एटीन्यूएटेड नहीं हो पाता, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब डिस्टर्बेंस इसमें काफी कम रहता है एस बैंड में। एस बैंड के ये बेनिफिट रहते हैं कि इस लेस डिस्टर्ब्ड, ठीक है, इसमें डिस्टर्बेंस काफी कम रहता है, और ये नियर और फार रेंजिंग जो वेदर ऑब्जर्वेशंस है ना उसमें काफी हेल्पफुल है एस बैंड, ठीक है। फिर जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है अपना जीएसएलवी मार्क 2, वो भी इसरो कंट्रीब्यूट करेगा, और एक स्पेस क्राफ्ट भी कंट्रीब्यूट करेगा। पर वैसे हम ओवरऑल अगर इसमें बात करें कि इंडिया कितना मतलब इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसरो का कंट्रीब्यूशन 1/10 है टोटल मिशन का। जैसे टोटल मिशन 900 मिलियन का है, डॉलर 900 मिलियन का, तो इंडिया उसमें इसका 1/10 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली $90 मिलियन, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये अर्थ लैंड और आइस सरफेस को मतलब ट्वाइस एवरी 12 डेज, बाहर 12 दिन में अर्थ की लैंड और आइस सरफेस को ये 2 बार रिकॉर्ड कर लेगा, उसके डेटा को स्टोर कर लेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो ये इमेजेस जो होगी ये इवन जो क्लाउड्स है उनको भी पेनिट्रेट कर पाएगी, और डेटा अगर डे और नाइट मतलब कैसा भी वेदर हो तो उसमें ये पूरा जो डेटा है उसको रिकॉर्ड कर पाएगा, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर के लिए भी, इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी है तो आप जानते होंगे एग्रीकल्चर में इसका मतलब अगर यूज होता है तो इंडिया को कितना हेल्पफुल होगा, है ना। तो एग्रीकल्चर में, एग्री मैनेजमेंट में, फूड सिक्योरिटी में, क्योंकि इन सब में इसका काफी यूज हो सकता है, क्योंकि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, सॉइल में कितना मॉइस्चर है ये चीज भी ये बता देगा। फिर क्रॉप की ग्रोथ कितनी हो रही है, लैंड यूज अगर चेंज हो रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप या उस लैंड का क्या यूज हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप एरिया है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सारी चीजें ये
पर्टिकुलर जो हमारा निसार सैटेलाइट है ये बता देगा, ठीक है। तो इससे जो एक मैनेजमेंट जो है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट उसमें काफ़ी हेल्प होगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ हो सकता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ऑयल स्पिल्स, मतलब कोई भी जैसे इंडस्ट्रियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है तो उसमें भी इसका काफ़ी हेल्प हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज तो इसका इम्पॉर्टेंट, इसमें तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ही, क्योंकि हर 12 डेज में 2 बार ये डेटा को स्टोर करेगा। तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या सी लेवल चेंज हो रहा है या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन स्टोरेज से रिलेटेड कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। फिर अर्थ साइंस में कैसे इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर कोई स्ट्रेन बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि अभी जोशीमठ वाला केस हुआ था, आपने सुना होगा कि जोशीमठ जो एरिया है वहाँ पे कुछ स्ट्रेन जो माउंटेन्स हैं उनके नीचे जैसे रॉक्स रहती है ना, जो रॉक्स के नीचे रॉक्स रहती है तो उनमें कुछ स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो ये जो स्ट्रेन है रॉक्स के नीचे वाला भी कोई डिफॉर्मेशन है उसको भी ये मैप कर लेगा और डिफॉर्मेशन मैप प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडिया में देखें तो सेस्मिक जोन 59% जो इंडिया का लैंड है वो सेस्मिक हैजार्ड डैमेज एरिया में आता है, ठीक है। वैसे इंडिया में मैंने जैसे अर्थक्वेक एक बार डिस्कस किया था, उसमें मैंने पूरा आपको बताया था कि इंडिया में 2nd से 5th जोन तक ही रहते हैं, मतलब इंडिया में 1st जोन नहीं है और जोन 2 से जोन 5th वाला एरिया है। और इसलिए जो 59% देखें तो इंडिया का मतलब 50% से ज़्यादा जो एरिया है वो सेस्मिक हैजार्ड जोन में है। तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका अगर यूज़ आता है तो ये काफ़ी मतलब ये अर्ली अलर्ट कर देगा, जो अलर्ट है वो जल्दी अगर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ डिजास्टर होने वाला है तो अर्ली एक्शन लिया जा सकेगा, ठीक है। तो मतलब जो रिस्पॉन्स है वो भी बेटर होगा, बेटर रिस्पॉन्स होगा, फास्टर रिस्पॉन्स होगा, रिस्क असेसमेंट भी टाइम पर हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इसके हम कह सकते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये भी आपने अच्छे से इसमें समझ लिया। यही था निसार प्रोजेक्ट और इसी की इसमें बात हो रही थी। और जैसे मैंने इंडिया की क्या कॉस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया, डिफॉर्मेशन मैप का ये फॉर्मेशन कर पाएगा, ये भी अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ये बेसिकली एक छोटी सी टर्म है, कई बार इस टाइप की टर्म्स में पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में भी। तो डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली, इसको बॉक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। बॉक्स ट्रेडिंग या डब्बा ट्रेडिंग ये बेसिकली इनफॉर्मल वे में जो ट्रेडिंग की जाती है उस चीज से रिलेटेड है। मतलब इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके पर्व्यू से बाहर इसको किया जाता है और इसमें जो रियल ट्रांजैक्शन है वो नहीं होता है, मतलब नो रियल ट्रांजैक्शन। तो इससे कई बार क्या होता है कि जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं लोग वो बेसिकली क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि जो इसमें टैक्स है, टैक्स इसमें नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये इनफॉर्मल वे से जो ट्रेडिंग है वो की जा रही है तो टैक्स इसमें बच जाता है। पर इसमें कई बार क्या होता है, इससे कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पेमेंट, जैसे इसमें क्या होता है जो बीच में ट्रेडर्स रहते हैं या जो ब्रोकर्स रहते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं वो बेसिकली कई बार पेमेंट जो है वो नहीं देते हैं, दे रिफ्यूज पेमेंट अपॉन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो कोई पेमेंट नहीं देते हैं कई बार, या फिर वो जो मतलब इससे हम कह सकते हैं ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, अगर जो इन्वेस्टर है वो अगर कोई एंटिटी है अगर वो इनसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गई तो भी अगर आपको किसी कोई इसमें ट्रेडिंग कर रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसको पैसा रिकवर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म नहीं, क्योंकि क्या है ये इनफॉर्मल वे है। तो इसीलिए इसमें ये मतलब ये एक ऑफेंस भी होता है अगर कोई इसको इसमें ट्रेडिंग कर रहा है। तो सेक्शन जो 23 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है उसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है 10 ईयर्स तक, और फाइन 25 करोड़ तक, ये दोनों चीजें भी इसमें लग सकती है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो ये इनफॉर्मल बेसिक ट्रेडिंग है आउटसाइड पर्व्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है कि इनकम या गेन कितना हुआ है। तो डब्बा जो ट्रेडर्स हैं, जो बॉक्स ट्रेडर्स हैं, वो टैक्सेशन को इजीली एस्केप कर पाते हैं। पर ये जो छोटा बेनिफिट वो देख रहे हैं उसका कई बार नुकसान भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रॉफिट हुआ और कई बार अगर कोई जो एंटिटी है जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग की जा रही है वो अगर इनसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गई तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कोई इसमें होता नहीं है, ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म नहीं होता है, अगर वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका पैसा डूब भी गया। तो ये भी इसमें है और इससे कहीं ना कहीं ब्लैक इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और ट्रेडर्स इसमें बेट लगाते हैं, मतलब स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे, विदाउट इनकरिंग अ रियल ट्रांजैक्शन। रियल ट्रांजैक्शन इसमें होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें काफी मतलब इसमें जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। प्लस ये ऑफेंस भी है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में। तो आई होप सो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी।
अब ये जो न्यूज़ है बेसिकली वो रिलेटेड है G20 की अभी जो मीटिंग हुई है रिसेंट, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया गया है। जैसे जो पुअर कंट्रीज हैं उनके डेट डिस्ट्रेस उसको डिस्कस किया है, फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी को, क्लाइमेट रिस्क को, यूक्रेन वॉर जो हो रहा है उसको लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है जो G20 की मीटिंग हुई थी ना, और क्रिप्टो रिलेटेड इश्यूज को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब इससे क्या की टेक अवेज है वो हम इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग और डेट वल्नरेबिलिटीज जो है ना पुअर इकोनॉमीज की, उसको इसमें देखा गया था कि मतलब इसको कैसे कम किया जा सकता है। और इस वजह से मतलब जैसे जो पुअर इकोनॉमीज या जो लो इनकम कंट्रीज हैं, तो कोविड के टाइम पे स्पेशली उनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। प्लस अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है तो उससे जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई थी। स्पेशली जैसे बात करें कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, इसी तरीके से जो दूसरी लो इनकम कंट्रीज हैं तो उनको लेके मतलब उनका जो डेट है वो काफ़ी बढ़ गया। तो इसी डेट को रीस्ट्रक्चर और ये वल्नरेबिलिटीज है उनको कम करने पे इसमें डिस्कशन किया गया था कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। फिर इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया है टू रिफॉर्म मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या हो गए, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया है ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स हो गए या IMF हो गया, तो ये जो है इनको मतलब इनको रिफॉर्म करने पे इंडिया ने जोर दिया है। तो इस पे क्या हुआ है, मतलब कंसेंसस सबसे पहले तो बिल्ड किया गया है कि एक डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस होते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन होना चाहिए, तो उस पर कंसेंसस इंडिया ने बिल्ड किया है मतलब प्रॉपर डेफिनेशन के लिए। ठीक है, प्लस ऑगमेंटिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कैपेसिटी भी बढ़ी, इस पे भी इंडिया ने जोर दिया है। तो मतलब ये बेसिकली इंडिया के दो प्रपोजल्स थे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को रिफॉर्म करने के। पर अब मैं अगर मैं आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आपको मैं बताऊं, तो ये बेसिकली जो ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, उसका जो उसमें मतलब इसको कहते हैं ट्विंस, मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों इससे इवॉल्व हुए थे। ये दोनों UN एजेंसीज है बेसिकली, और इसका पर्पस क्या था, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी को प्रिवेंट कर मतलब खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है या उसको एंड करना है, तो उसके लिए इसमें रिफॉर्म टाइम टू टाइम होना जरूरी है। ये इंडिया का इसमें पक्ष था। ठीक है, और इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये मिडिल और जो क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज है उनको क्रेडिट देता है, लोन देता है बेसिकली। इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इसमें इसके अलावा एक IFC है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है ये लो इनकम कंट्रीज को, और जो क्रेडिट वर्ती कंट्रीज है। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने पे बेसिकली काम करता है, उनके डेवलपमेंट पे काम करता है। फिर MIGA मल्टी, इसका फुल फॉर्म है, ये बेसिकली जो FDI है उसको बढ़ाता है और पॉवर्टी को कम करता है। ठीक है, और ये ICSID ये बेसिकली जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन है, ये बेसिकली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे काम करता है। और अगर कुछ कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है स्पेशली ट्रेड को लेके, तो उनमें सेटलमेंट का काम करता है एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, उसके रिजोल्यूशन पे बेसिकली काम करता है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सबका रिफॉर्म भी टाइम टू टाइम होना जरूरी है, ये इंडिया ने कहा है। और इनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस हो रहे हैं उसको लेके। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई थी कि ग्रेटर फंड फ्लो, जो फंड फ्लो हो रहा है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को, वो भी ज़्यादा होना चाहिए, उस फंड का फ्लो भी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं मतलब उनको अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्लाइमेट चेंज या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे। क्योंकि जैसे जो पेरिस समिट हुआ था और उसके बाद में भी जो समिट होते हैं जैसे कोप समिट, उसमें यही बात की गई थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया ने इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट किया था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा मेन रोल, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पर ज़्यादा भुगतना पड़ता है पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा फंड फ्लो हो और पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, और क्या पर्पज़ है इसका कि टू अचीव अ फेयर सस्टेनेबल एंड मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है वो 2 पिलर इंटरनेशनल टैक्स पैकेज है, उसको इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दिया जाए और एक फेयर सस्टेनेबल और मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो। फिर जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको लेके भी एक इंटरनेशनल गाइडलाइन हो, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए और एक कंसेंसस बिल्ड हो कंट्रीज में आपस में, उस पर भी डिस्कस किया गया था। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट न्यूज है, ये बेसिकली जो तिब्बतियन धर्म गुरु है दलाई लामा, उनकी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल जर्नी की बात करता है। पर इससे हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, हम क्या उसमें से ले सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, जो दलाई लामा है वो स्पिरिचुअल लीडर है। वो बेसिकली 1959 में इंडिया में आ गए थे, प्लस 80,000 जो तिब्बतियन
थे इनके साथ में, वो भी इंडिया में आके सेटल हो गए थे धर्मशाला में, और तब से ही ये चला रहे हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो उससे पहले क्या था, पहले ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था, आज के टाइम पे ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बन गया है, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैरेक्टर है इसका, इनकी जो तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है। पर इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नॉट प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको जो कंट्रीज है, जो अदर कंट्रीज है, वर्ल्ड की कोई भी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ठीक है। पर फिर भी जो इनफॉर्मली जो इनके सिक्योंग रहते हैं, मतलब जो इनके पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, उनसे जो मीटिंग है वो यूएस हो गया या फिर इंडिया हो गया, ये सारी जो दूसरी कंट्रीज है वो इनफॉर्मली इनसे मिलती रहती है। अब इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में, जैसे मैंने आपको बताया, और मोर देन 1 लाख तिब्बतियन सेटल्ड अक्रॉस इंडिया वाइल रिमेनिंग इन अदर कंट्रीज। कुछ जो तिब्बतियंस हैं, जो तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, मतलब जब ये 1959 में भाग के आ गए थे, तो कुछ तो इंडिया में सेटल हो गए और कुछ दूसरी कंट्रीज में भी सेटल हो गए। इसके अलावा कुछ जो है वो चाइना में भी है, मतलब चाइना का जो तिब्बतियन वाला जो रीजन है, मतलब चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया इस तिब्बत वाले रीजन पे, तो कुछ जो इसकी इनकी जो पॉपुलेशन है वो तिब्बत में भी है, ठीक है। अब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रहते हैं इसमें, और इसके टोटल 45 मेंबर्स होते हैं, जो अलग अलग रीजन में जो तिब्बतियन पॉपुलेशन है उनसे उनको इलेक्ट किया जाता है, और दलाई लामा को भी चूज किया जाता है। फिर जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैंने जैसे आपको बता दिया, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है। इसमें कशांग और सिक्योंग 2 यूनिट्स रहती है। कशांग जो होती है वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है, और इसमें 7 मेंबर्स रहते हैं कशांग में, ठीक है। जैसे अपने पार्लियामेंट में भी कैबिनेट जो रहती है ना, वैसे ही कशांग होता है, ठीक है। कैबिनेट जैसे अपना हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, वैसे ही कशांग है। इनका टर्म 5 इयर्स का रहता है, और जो सिक्योंग है ये पॉलिटिकल लीडर होता है जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें डेमोक्रेटिक कैरेक्टर भी है। तो जो दलाई लामा जो होता है वो क्या होते हैं, वो बेसिकली कस्टोडियन होते हैं, जो अवलोकितेश्वरा बुद्धिसत्व, वो क्या रहते हैं, जो कि जो मतलब जो हेल्प करते हैं, जो बुद्धिज्म को अचीव करने में, मतलब जो बुद्धिज्म जो इनलाइटनमेंट है उसके पाथ को अचीव करने में जो हेल्प करते हैं उनको दलाई लामा कहते हैं। वो बेसिकली उसके उनको बोधिसत्व कहते हैं, सॉरी। और जो दलाई लामा है वो ये जो टीचिंग है अवलोकितेश्वरा बुद्धिसत्व, उसकी कस्टोडियन है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, मतलब इनको सबसे ज्यादा माना जाता है, और ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल फिगर माने जाते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म में। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर 2011 में दे दी थी, और उसके बाद से ही जो तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है उसका प्योर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गया। अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो चाइना क्या है, चाइना की मतलब अगर हम सुजर्निटी की बात करें, मतलब चाइना बहुत टाइम से क्लेम कर रहा है कि जो तिब्बत है वो चाइना का ही हिस्सा है। हमेशा से चाइना यही क्लेम कर रहा है। स्पेशली जब चाइना भी जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में, तो जो माओ जेडोंग था, जो उनके चाइनीज लीडर थे, उन्होंने क्या किया था, ही टू सिक्योर फॉर्मल रीयूनिफिकेशन ऑफ तिब्बत। पर तिब्बत ने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था कि वो चाइना की जो क्लेम है कि तिब्बत उनका हिस्सा है, वो तो उसके लिए तो तिब्बत ने रिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद क्या किया, चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया 1950 में, और फिर एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट तिब्बत में साइन हुआ। वो एग्रीमेंट था एग्रीमेंट फॉर पीसफुल लिबरेशन ऑफ तिब्बत। उसमें क्या कहा था कि तिब्बत ने चाइना की सोवरेनिटी, मतलब तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, ये पहली बार तिब्बत ने एक्सेप्ट किया था 1950 में, जब चाइना ने उस पर अटैक किया था। पर ये अनइजी कोएग्जिस्टेंस था, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट रेजिम है और तिब्बत में थियोक्रेटिक तिब्बतियन रेजिम है, तो ये एक अनइजी कोलिशन काइंड ऑफ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं वो बन गया था वहाँ पे, ठीक है। तो थियोक्रेटिक क्या होता है कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जिस गवर्नमेंट में माना जाता है उसको थियोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। जैसे श्रीलंका में भी बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में जो है इस्लाम को माना जाता है ना, और ये जैसे तिब्बत है वो भी थियोक्रेटिक कंट्री ही था। चाइना भी काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, पर चाइना में वैसे थियोक्रेटिक मतलब थियोक्रेटिक नहीं है। चाइना में एथिस्ट जो है वो वाला कुछ कल्चर है। वैसे वो भी बुद्धिज्म को मानते हैं, तो वहाँ पे आज के टाइम पे एथिज्म ज्यादा है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो थियोक्रेटिक नहीं, श्रीलंका नहीं सॉरी, जो तिब्बत है वो थियोक्रेटिक तिब्बतियन रीजन था, ठीक है। और जो चाइना है वहाँ पे कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट रेजिम। तो ये एक अनइजी कोएग्जिस्टेंस था इनके बीच में। तो क्या हुआ कि उसके बाद में, मतलब क्योंकि अनइजी था तो इसमें तिब्बत में इसको लेके काफी दिक्कत चल रही थी, मतलब दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। तो साथ में उनको यूएस का भी कुछ सपोर्ट मिला, कोवर्ट सपोर्ट मिला, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं, इनडायरेक्ट यूएस ने सपोर्ट किया। तो इसी वजह से दलाई लामा 1959 में भाग के इंडिया में आ गए। उनके साथ में 80,000 तिब्बतियंस भी थे। तो एक्साइल सॉट टू ऑपरेट अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये चाहते हैं जो एक्साइल गवर्नमेंट है वो तिब्बत वाली, वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम हो जो कि कम्युनिस्ट रीजन से डिफरेंट हो, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ठीक है। और उनका जो ऑटोनॉमस रीजन है वो भी एक्सपैंड हो, एक सेल्फ गवर्निंग और डोमिनियन स्टेटस की वो डिमांड कर रहे हैं। पर चाइना ने इसके लिए साफ मना कर दिया है, क्योंकि लेट 1980s में चाइना ने क्या किया, चाइना ने रिप्रेसिव मेजर्स भी अपनाए, पॉलिटिकल मेजर्स भी अडॉप्ट किए, फिर इकोनॉमिक
ये एक हम कह सकते हैं चाइना ने एक पॉजिटिव चीज़ अपनाई कि चाइना ने वहाँ पे इकोनॉमिकल मॉडर्नाइजेशन पे भी ध्यान दिया, तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक बूम हुआ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म, और जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम भी वहाँ पे बढ़ने लगी, ठीक है। तो पर साथ में जो दूसरे जो नॉन तिब्बतियन पॉपुलेशन है जैसे हान चाइनीज, वो भी वहाँ पर आके बसने लगे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी वहाँ इंक्रीज होने लगी। तो अब दलाई लामा जो है वो तिब्बतियन ऑटोनॉमी चाहते हैं विद इन चाइना, मतलब वो चाइना की सुजर्निटी जो चाइना का क्लेम है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो चाहते हैं कि तिब्बत को एक ऑटोनॉमी मिले, और एक नॉन वायलेंट मिडिल पाथ की वो डिमांड आज के टाइम पे कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हम कह सकते हैं जो तिब्बत है उसका स्टैंड चेंज हुआ है स्टार्टिंग से, अगर हम देखें तो आज के टाइम पे। तो यही ये पर्टिकुलर आर्टिकल था